जय हिंद। युवराज क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पहला सीरीज चल रहा था मध्यकालीन भारत का, उसी का अगला हिस्सा हम लोग इस अगले हिस्से पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अगला हिस्सा क्या है, यह जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन एक शासक आता है, एक सुल्तान आता है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक होता है। यह तुगलक वंश का दूसरा शासक होता है, क्योंकि पहला शासक इसका पिता था, यानी क्या था, गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद इसका पुत्र यानी गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जौनका उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। और दिल्ली की सत्ता पर बैठकर बहुत अजीबोगरीब फैसले लेता है, जिसके कारण यह पूरे दिल्ली सल्तनत काल का सबसे कह सकते हैं सबसे मनमौजी जो होता है सुल्तान माना जाता है। हालांकि इसके पीछे और क्या क्या इसके जीवन का इतिहास है, जीवन की बातें हैं, हम लोग चर्चा करते हैं बिना देर किए। देखिए, मूल नाम जो है इसका जौनका है और जन्म की बात करते हैं 1290। कहीं कहीं पे आपको 1300 भी मिलेगा। ठीक है ना। तो 1290 जो होता है, 1290 में इसका जन्म जो है होता है। और ये इसका जन्म मुल्तान अर्थात पाकिस्तान के मुल्तान क्षेत्र में इसका जन्म होता है। मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु जो होता है इसका 20 मार्च 1351 में हो जाता है। ठट्टा पाकिस्तान यानी सिंध प्रांत के अंतर्गत जो है ठट्टा है, वहाँ पर जाते समय ठट्टा में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मकबरा जो है तुगलकाबाद में इसको स्थापित होता है, तुगलकाबाद जो दिल्ली में आता है। ठीक है। बात करते हैं इसकी शासनकाल का, तो इसका शासनकाल 1325 से लेकर और 1351 तक चलता है, यानी 25 में ही यह सत्ता संभाल लेता है। ठीक है। पिता गयासुद्दीन तुगलक सभी लोग जानते हैं। उपाधियां की बात करते हैं तो इसकी उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपाधियों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी उपाधियां जो है, बहुत सारी उपाधियां अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इसको दी गई है। जैसे खानों का खान इसे कहते हैं, दुनिया का खान कहते हैं, विधर्मी कहते हैं, मुकुट का मोती भी कहते हैं, मुहम्मद भी कहते हैं, धनवानों का युवराज भी इसको उपाधियां दी गई है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रक्त पिपासु भी इतिहासकार इसको कहते हैं, काफिर भी कहते हैं, स्वप्नशील भी कहते हैं। अपने फैसलों के कारण इसको कुछ इतिहासकार मूर्ख अथवा पागल भी कहते हैं। ठीक है। तो इसकी कई उपाधियां हैं, कई तरह की उपाधियां इसको दी गई हैं इतिहासकारों के अनुसार। ठीक है। बात करते हैं पूरे दिल्ली सल्तनत का यह सबसे पढ़ा लिखा, सबसे योग्य था, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे योग्य था। फिर भी जो है इसको क्यों मूर्ख कहते हैं? मूर्ख इस वजह से कहते हैं यह किसी से राय नहीं लेता था, जो मन में आता था वह जो है फरमान जारी कर देता था। और इसी कारण से आजकल में हम लोग एक प्रचलन सुनते हैं, एक बात सुनते हैं, तुगलकी फरमान। तो तुगलकी फरमान यहीं से समझिए उठा था। ठीक है ना। बात करते हैं यह सल्तनत काल के सभी सुल्तानों से विद्वान और योग्य था। दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान का यह बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है। बहुत ज़्यादा समझदार कह सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। यहाँ तक कि भाषा पर भी इसका बहुत ज़्यादा पकड़ था। संस्कृत, फारसी, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं का ज्ञाता भी था। ठीक है। अब बात करते हैं 1329 में, जब यह सत्ता पर 1325 में बैठता है, गद्दी पर बैठता है, कुछ समय के बाद अर्थात 1329 में यह राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित करके देवगिरी, दौलताबाद यानी देवगिरी को दौलताबाद जो है
नाम बदल देता है और दौलताबाद में ही अपनी राजधानी बनाता है। लेकिन समर्थकों के काफ़ी विरोध के कारण यह सफल नहीं हो पाया और पुनः फिर दौलताबाद से राजधानी ट्रांसफ़र करके दिल्ली कर दिया था। ठीक है ना, ये इसके ऐसे ऐसे फैसले हैं। ठीक है ना, पता नहीं क्या समझ में आया, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया और पता नहीं क्या इसको समझ में आया, फिर से दौलताबाद से दिल्ली कर दिया। ये इसके अजीबोगरीब फैसले होते थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की बात करते हैं तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी ने ही किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के समय में हुआ था और सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत इसने कांसा, यानी एक इतिहासकार थे फरिश्ता के अनुसार कांसा का सिक्का चलवाया था और बरनी के अनुसार तांबे का सिक्का चलवाया था और ये दोनों सांकेतिक सिक्के थे। ठीक ना, इसी के समय में 1333 ईस्वी में मोरक्को का, अफ्रीका जो एक देश है, यही मोरक्को का एक निवासी इब्न बतूता आता है और अब इसके दरबार में आता है। बाद में यह इसके दरबार में रहता है, संरक्षण प्रदान होता है इसको। ठीक है ना, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके व्यवहार से, इसके कह सकते हैं व्यवहार के साथ साथ इसको जो है योग्यता के अनुसार देखते हुए जो है 1342 में अपना राजदूत बनाकर इसको चीन में भेजता है और यही मोरक्को निवासी इब्न बतूता एक पुस्तक भी लिखता है, रहला पुस्तक भी लिखता है। यह रहला पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी का स्रोत मिलता है, यानी उस समय कौन कौन से व्यवस्थाएं थी, कौन कौन से शासन व्यवस्था थी, इन सभी की जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में रहला पुस्तक से मिलता है। ठीक है, बात करते हैं इसी के शासनकाल में 1336 में जो है एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना होती है, जो दो भाई मिलकर, हरिहर और बुक्का जो है मिलकर जो है इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही महाराष्ट्र में भी एक नए राज्य बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ती है, जिसकी नींव अलाउद्दीन बहमन शाह रखता है 1347 में। और बात करते हैं पूरे सुल्तानों की बात करते हैं तो यह पहला सुल्तान था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती तथा बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। ठीक है, इसके पहले और सुल्तान जो थे वो नहीं गए थे, लेकिन ये गया था। इसके साथ साथ इसने कई संतों का, कई सूफी संतों का, जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख रुकनुद्दीन आदि का मकबरा भी बनवाया था। ये कट्टर इस्लामिक था, काफ़ी कट्टर था और अपने आगे यह किसी के विचार को तवज्जो नहीं देता था। ठीक है, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये थी कि यह जो है वंश परंपरा के अनुसार अपने शासन प्रणाली में लोगों को नियुक्त नहीं करता था, बल्कि योग्यता के अनुसार। यानी यह पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर अलग अलग ऊंचे ऊंचे पदों पर, प्रशासनिक पदों पर जो है योग्यता के अनुसार पर लोगों को नियुक्त करता था। यानी वंश परंपरा नहीं देखता था, बल्कि योग्यता देखता था। और इसी के कारण इसके जो अमीर मुसलमान थे या फिर इसके अंतर्गत जो साम्राज्य में इसके करीबी होते थे, इससे बहुत ज़्यादा जलन रखते थे, क्योंकि वंश परंपरा के अनुसार यह पदवी नहीं देता था, योग्यता के अनुसार देता था। और योग्यता के अनुसार किसी भी जाति धर्म का होता था उसको योग्यता के अनुसार ऊंचे पद पर आसीन करता था, जिससे लोगों में, इसके अपने लोगों में काफ़ी इसके प्रति आक्रोश जगने लगा। ठीक है ना, बात करते हैं अगला, तो इसके कुछ विफल
व्यवस्थाएं थी। जब इसके शासनकाल में काफी सूखा पड़ा था, उस सूखा के दौरान जो होता है और राजा होते हैं क्या करते हैं, कर को कम करते हैं, लेकिन सूखा के दौरान गंगा और यमुना के दो आप क्षेत्र में कृषि पर इसने 10 गुना कर बढ़ा दिया था। ये भी इसके अजीबोगरीब फैसले थे, ठीक ना। अक्सर जो है संकट के समय में राजा अपनी प्रजा का क्या करता है, सहायता करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये क्या किया था, उल्टा और कर थोप दिया था अपने प्रजा पर। एक इसकी व्यवस्था उत्तम थी कि कृषि विकास के लिए आमिर एक कोही विभाग के एक नए विभाग की स्थापना किया था। ये पूछा जाता है आमिर एक कोही विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में या किसने कराया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था, ठीक है। बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी विफलता का, तो इसकी सबसे बड़ी विफलता खुरासान का अभियान और जो है कराची का अभियान था, जिसमें इसको बहुत ज़्यादा इसके अपनों के द्वारा ही विरोध का सामना करना पड़ा और यही इसके आगे चलकर इसके साम्राज्य के पतन का या फिर कमजोर होने का कारण बनता है, क्योंकि इसके अपने लोग ही इससे नाराज हो रहे थे, ठीक ना। बात क्या था, खुरासान का युद्ध अपने सैनिकों को तैयार किया और लगभग जो है 1 लाख सैनिकों को तैयार करके जो है 1 साल के लिए नकद वेतन एडवांस में दे दिया और कहा कि तुम लोग तैयार रहो, जब हम इशारा करेंगे तुरंत खुरासान पर क्या कर देना है, आक्रमण कर देना है। अब सोचिए लगभग 1 लाख लोग, 1 लाख सैनिकों को समझिए, यह एडवांस में साल भर का जो है क्या नकद वेतन दिया था और एक तरह से बैठा के खिला रहा था। सैनिक लोग इंतजार कर रहे थे कि इसका आदेश आएगा और हम लोग खुरासान पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। बाद में साल भर इंतजार करते हैं और पता चलता है यह खुरासान के शासक से दोस्ती कर लेता है। इसके कारण भी जो है इसके सैनिकों में इसके विरुद्ध क्या होने लगता है, आक्रोश होने लगता है। बाद में उस आक्रोश को दबाने के लिए कहता है कि आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों को अभियान कहीं और करना है, कराची पे भेज देता है। अब खुरासान से कराची की तरफ जब भेजता है तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग होता है और कई लोग वहाँ उसके सैनिक उस पर चढ़ाई करते हैं कराची पर। विपरीत परिस्थिति होने के कारण कई इसके सैनिक रास्ते में ही मर जाते हैं और भी विद्रोह इसके खिलाफ बढ़ने लगता है। तो इसके कई विफल ये अभियान थे जो प्रमुख रूप से खुरासान और कराची का अभियान इतिहास में काफ़ी चर्चित है। साथ ही साथ इसकी रचना अपनी रचना भी एक पुस्तक की रचना भी किया था। उस पुस्तक का नाम है इंसा ए महर पुस्तक की रचना किया था, जिसके बारे में इसमें यह अपने पूरे शासन प्रणाली की बातें रखता है और उस शासन प्रणाली को काफ़ी प्रभावी तरीके से दिखाता है। कुल मिला के यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास था और जब यह 20 मार्च 1351 में इसकी मृत्यु होती है तो इतिहासकार बदायूनी कहते हैं अंततः लोगों को सुल्तान से तथा सुल्तान को लोगों से मुक्ति मिल गई, अर्थात राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। यानी पूरे शासनकाल में यह अपने प्रजा पर जो है एक तरह से कहर ढाता था। इसी वजह से, यानी कहर ढाने का मतलब तंग कर दिया था अपने अजीबोगरीब फैसले के कारण। इसी फैसले के कारण इसको रक्त पिपासु कहते हैं। पिपासु मतलब चूसने वाला, रक्त को चूसने वाला, यानी पूरा जीवन प्रजा को इतना ज़्यादा परेशान किया फैसलों से कि पूरा का पूरा एक तरह से कहते हैं क्या खून मेरा चूस रहे हो, उसी तरीके से फैसला लेता था। तो इतिहासकार बदायूनी कहते हैं आखिरकार इसके मरने पर आखिरकार प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। कुल मिला के ये इतिहास मोहम्मद बिन तुगलक का था। अब इसके बाद, इसके मरने के बाद इसका चचेरा भाई उत्तराधिकारी बनता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।